सबसे पहले तो ये बताए किसका ये स्किल का पहला पेपर है। ओके। राइट। और कोई ऐसा बैठा हो जो सीए से एग्जामिशन से के आया हुआ है? अच्छा, एक है, सही है। और बाकी तो सारे चेहरे चेहरे। ओके। बिफोर स्टार्टिंग, लेट्स से कि हम सब्जेक्ट की पर्सपेक्टिव से या रिगार्डिंग उसके स्टडी करें। नंबर वन चीज, आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ तो फेमिलियर हैं। मैं ऑलमोस्ट पिछले 3-4 सालों से एसबीएम के साथ एसोसिएटेड हूँ। बैक इन 2018 आई हैव ज्वाइंड एज ए स्टूडेंट, और 2020 में ही एज ए टीचर असिस्टेंट था, और उसके बाद मैं फुल टाइम टीचिंग में ही इन्वॉल्व हो गया। अगर हम डिस्कस करें रिगार्डिंग सब्जेक्ट या रिगार्डिंग हमारे लेट से ये जो पेपर है 7 का, सबसे पहले मैं जरा आपको क्विकली अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि इस पेपर का पर्पस क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ऑफ स्पेसिफिकली अकाउंटेंट्स की लाइफ का। क्योंकि जो वर्ड सीए या एसीसीए, या जब भी हम वर्ड अकाउंटेंसी यूज करते हैं ना, मीन अकाउंटेंट, तो दुनिया के अंदर जो एक परसीव किया जाता है कि अकाउंटिंग वर्ड का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो जो अकाउंटिंग की बैकबोन है ना, एक अकाउंटेंट की जो बैकबोन है, विच इज एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कहीं ना कहीं ऑडिट, अगेन, ऑडिट डिपेंडेंट किस पे है? अकाउंट्स पे। अगर आपको अकाउंट्स बनाना आता है तो आपको ऑडिट आता है। टैक्स की कैलकुलेशन आपके अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है। इवेंचुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस भी कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब है दुनिया के अंदर एक बिजनेस का ओवरऑल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं अकाउंटिंग पे डिपेंडेंट है, स्पेसिफिक फाइनेंशियल अकाउंट। तो इसलिए इसको ना अकाउंटेंट्स की बैकबोन कहा जाता है। अगर आप इस स्पेसिफिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर स्ट्रांग हो, स्पेसिफिकली रिपोर्टिंग के अंदर अगर आपकी स्ट्रेंथ है, तो आप एक अच्छी पोजीशन पे लीड कर रहे हो। मीन आप अगर फॉर एग्जांपल बड़े बड़े जो सीईओज हैं, सीएफओज हैं, इनकी अगर आप बैकबोन या इनकी क्वालिफिकेशन को आप स्टडी करोगे, तो आपको एक मेजर जो डिफरेंस नजर आएगा, या जो एक हाईलाइटेड चीज नजर आएगी, विच इज एक्चुअली द स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, द फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इवन दुनिया में जो बड़े बड़े ऑडिटर्स हैं ना, उनकी भी अकाउंटिंग की बेस पे ही वो एक लीड कर रहे हैं टॉप लेट से उस नामों में। तो प्लीज जरा अंडरस्टैंड करना। सबसे पहला काम, व्हाट इज अ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बाद में आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। पहले आप में से मुझे कोई भी, लेट्स लेट्स हैव अ ओपन डिस्कशन। एंड अज्यूमिंग ये जो पेपर है ना, ये मैं इस तरह पढ़ाऊंगा कि हमें अकाउंटिंग नहीं आती। मतलब यस, बहुत सारे बच्चे FA1, FA2, F3, या बहुत सारे बच्चे जो डायरेक्टली एसीसी में आते हैं वो F3 से पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन हम इसको कंसिडर ये करें, अज्यूम करें हमारे पास नॉलेज नहीं है। लेट्स ओपनली डिस्कस अबाउट व्हाट्स द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एनी आइडिया? कोई भी कुछ कहना चाहे यार। मतलब मैंने ये बोल क्या दिया, आप लोग वाकई FA1 वाले एक्ट कर रहे हो? थोड़ा सा यार, चलो थोड़ा सा ही कोई बोल दे। जी। ओके, वेरी गुड। कोई और आप में से कुछ कहना चाहे? कोई और? कोई भी यार। आई होप, उम्मीद में लगा रहा हूँ कोई ना कोई बोलेगा। सही है, स्टेटमेंट्स बनाना। जी, कोई और? साद, आतिर, शाजिद? पैसों का हिसाब किताब, चलो ये भी गुड है। और लड़कियों में से भी? और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना, स्टेटमेंट, सब कुछ आ रही है। सही। देखें, इन आसान वर्ड्स में बिजनेसेस का हिसाब किताब रखना। मैं वर्ड एक यूज कर रहा हूँ, बिजनेस का हिसाब किताब रखना इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंट। लेट्स अज्यूम एक चैरिटी है ना, उसके भी अकाउंट बनाए जाते हैं। एक पब्लिक सेक्टर इदारा जो है ना, जो मीन जैसे पिम्स हो गया, आर्मी हो गया, पब्लिक सेक्टर जो जाते हैं, वो भी अपने अकाउंट्स बनाते हैं। जो कमर्शियल सेक्टर्स में आ जाते हैं, सोल ट्रेडर हो गया, पार्टनरशिप हो गया, कंपनीज हो गया, जितने भी बिजनेस है ना, इन सब के हिसाब किताब रखना, ये काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वालों का। अब मुझे बताओ, ये जितने भी बिजनेस है, ये लेन देन करते हैं ना, ट्रांजेक्शन करते हैं ना। हम वर्ड क्या अकाउंटिंग में यूज करते हैं? उर्दू में वर्ड है लेन देन। अगर मैं स्पेसिफिकली इसको बोलूं तो इवेंट्स कहा जाता है। आज अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक बैंक से हमने लोन लिया ना एज ए बिजनेस, तो इसको कहा जाएगा इवेंट है।
ट्रांजैक्शन अकर्ड, वर्ड यूज होता है ना, ट्रांजैक्शन अकर्ड। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, जब भी कोई इवेंट होता है, आपने इवेंचुअली, अब समझना जरा प्लीज, सारे समझना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मैंने और आपने क्या पढ़ा? बिजनेस का हिसाब किताब रखना। बिजनेस की क्या होती होंगी भाई? ट्रांजैक्शन क्या होती होंगी बिजनेस की? कौन सी वाली? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। कौन सी ट्रांजैक्शन? फाइनेंशियल मीन जिसमें क्या इन्वॉल्व हो? कैश। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये ट्रांजैक्शन क्या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कैश? दोनों। इट डिपेंड कि सम बिजनेसेस डील इन कैश, सम बिजनेस आल्सो डील इन और क्रेडिट एज वेल। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होती है, और दूसरा आपके पास कैश ट्रांजैक्शन भी होता है। सही है? तो प्लीज जरा सारे अंडरस्टैंड करना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बिजनेसेस, हमने क्या रखना है? बिजनेस का हिसाब। अब जब मैं बिजनेस के हिसाब किताब की बात करता हूं, तो बिजनेस किस चीज में इन्वॉल्व होता है? फाइनेंशियल। पहला काम आप अकाउंटेंट्स का, आप अकाउंटेंट्स का पहला काम है इन ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। पहला काम आप अकाउंटेंट्स का है ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला काम, सबसे पहला काम है ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई। सही है? पहला काम ये है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वी आर एसबीएम ना, आप अकाउंटेंट्स हो, आपका काम है कि ट्रांजैक्शन हुई है या नहीं हुई है, जस्ट मेरी बात हो रही है। एक होता है ट्रांजैक्शन हो जाने का मतलब कोई लीगल डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई भी कैश की ट्रांजैक्शन वगैरह। पहला काम ये होता है ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना। सम टाइम ट्रांजैक्शन हुई नहीं होती, जस्ट डिस्कशन चलती है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हुई है नहीं हुई। अगला काम होता है आपका उसे रिकॉर्ड करना। अगला काम होता है उस ट्रांजैक्शन को क्या करना आपने? पहला काम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को, बाद में आते हैं अपने सब्जेक्ट वगैरह में, प्रोसेस अंडरस्टैंड कर लो। ये बहुत मैटर करता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस पेपर। पहला काम क्या है? ट्रांजैक्शन को क्या किया। अगला काम, अब वो ट्रांजैक्शन जो हो गई है ना, उन्हें आपने रिकॉर्ड कर, रिकॉर्ड के बाद उनके अलग अलग अकाउंट्स बनाने हैं। फॉर एग्जांपल, आप सबको मैंने सेल की है, बताओ क्या ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई होगी? सेल की है मैंने, रिकॉर्ड कर, लेकिन हर कस्टमर का अलग अकाउंट बना होगा ना, अलग अलग पोस्ट करूंगा, तो अगला काम होता है इनको पोस्ट करना। रिकॉर्डिंग किस कॉन्सेप्ट पे होती है? एनी आइडिया अकाउंटिंग में? डबल एंट्री, डबल एंट्री, डबल एंट्री, या आप उसको क्या कहते हो, ड्यूलिटी कॉन्सेप्ट। पोस्ट कहां पे करते हो आप इनको? लेजर्स में, इनको टी अकाउंट्स कहा जाता है। फिर एक टोटल का लेजर होता है, एक अलग का लेजर होता है, इस तरह के लेजर। अगला काम, आपने महीने के या साल के एंड में इन बैलेंसेस को सम करना होता है, समराइज। क्या करना होता है? समराइज कहां पे किया जाता है? ट्रायल बैलेंस। बाय वर्ड इट इज अ ट्रायल, नॉट फाइनल। बाय वर्ड इट इज अ ट्रायल। मैंने एक साल जनवरी से लेकर दिसंबर, एक एसबीएम का अकाउंटिंग ईयर है। पहला हम अकाउंटेंट्स का काम है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या काम था? एसबीएम के हिसाब किताब। हमने इस जनवरी से लेकर दिसंबर तक ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते गए, रिकॉर्ड करते गए डबल एंट्री प्रिंसिपल्स में, फिर इनको पोस्ट करते गए कहां पे? लेजर्स, टी अकाउंट्स। साल के एंड में हमने सम किया सारे लेजर्स का, कैश का लेजर, जितने भी लेजर सबको सम किया, क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए, समराइज बैलेंस। लेकिन बहुत सारी बातें आपको ईयर एंड में, इवेंचुअली समराइज के बाद अगला काम पता है क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, रिपोर्ट करना। अगला काम होता है रिपोर्ट करना, या इसको वर्ड यूज किया जाता है प्रेजेंट करना। रिपोर्ट या प्रेजेंट आप कहां पे करते हो? लेकिन क्या आपको नहीं लगता, क्या ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है? ट्रायल बैलेंस से ही बनती है, यस। ट्रायल बैलेंस से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। बट द क्वेश्चन इज, ट्रायल बैलेंस को यूज करके आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ट्रायल बैलेंस के अंदर पूरे साल की समरी है, लेकिन आपको पता है बहुत सारी बातें हम ईयर एंड पे एडजस्ट करते हैं।
बहुत सारी चीजें हम ईयर एंड में, जैसे कि एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन, वो तो आखिरी साल के आखिरी दिन पे काउंट कैलकुलेट की जाती है। क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है, साल के आखिरी दिन पे काउंट होता है। रिसीवेबल है, ये साल के एंड में काउंट होता है, कैलकुलेट होता है। क्लोजिंग प्रोविजन कितनी होगी, ऐसी बहुत सारी और बातें हैं। ईयर एंड पे कुछ एरर्स पता चलते हैं, ईयर एंड पे कुछ पता चलता है ओमिट कर गए हैं पूरे साल में। तो इसका मतलब है कि आपने इस ट्रायल बैलेंस के बाद अगला काम है ईयर एंड पे बहुत सारी आपने इसमें क्या करनी होगी, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स कहा जाता है जिनको, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स। यस, समटाइम देयर द चांसेस ट्रायल पीपल आया हो, सस्पेंस अकाउंट वगैरह ओपन हुआ हो, तो उस तरह की सारी चीजों को सही करने के बाद सब कुछ सही हो गया। अब आपने उन बैलेंसेस को यूज करके क्या बनाया, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस आ जाती है। अगर मैं बात करूं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड ओसीआई आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ जाती है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आ जाता है, एंड सोशी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। और इन सब के साथ क्या अटैच होते हैं, तो आप अंडरस्टैंड करो, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग। अगर किसी को प्रॉपर वे में आपने एक्सप्लेन करना है ना अकाउंटिंग होती क्या है, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग, दिस इज फाइनेंस। हम बिजनेसेस, हम लोगों का, हम अकाउंटेंट्स का, हम फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का काम है किसी भी बिजनेस के साथ। तो अकाउंटिंग एक पूरा प्रोसेस है, जो भाई ने डेफिनेशन बोली कि सर इट इज अकाउंटिंग इज बेसिकली आर्ट। आर्ट ऑफ व्हाट, आइडेंटिफाइंग, recording, summarizing, posting, and presenting the financial transactions of business. Eventually, हमने हिसाब किताब करके बताना था ना बिजनेस को। इवेंचुअली हमने बिजनेस को हिसाब किताब करके बताना था कि आया बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस, आया बिजनेस के पास कैश कितना पड़ा हुआ है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज कितनी है, ऑनर के कैपिटल में कितना चेंज आया। ये तो सब नंबर है। ये नंबर कैसे आए, आप क्या देते हैं। क्या ये बात सबको क्लियर है। सर अकाउंटिंग में काम यहां तक खत्म नहीं हुआ आपका। छठा स्टेप इसके बाद है एनालिसिस। अब अकाउंटिंग डेवलप होती जा रही है और अब ये वाला काम ज्यादा दुनिया में आता जा रहा है, क्योंकि ये जो पहले काम है ना, ये तो ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर पे जा रहे हैं। पहले ये जो चीजें है ना, ये वाली बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर पे जा रही है। बट अब ये वाला काम ज्यादा मैटर करता है। एक स्किल्स है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इफ यू वांट टू एनहेंस योर, कहते हैं क्वालिफिकेशन को, या आप अपने आप को थोड़ा सा मार्केट से अप टू डेट या टॉप रखना चाहते हो, तो मेक श्योर अब से ऑनवर्ड अपने एनालिसिस स्किल्स पे काम करें। एनालिसिस स्किल्स, व्हाट द एनालिसिस के, एक फॉर एग्जांपल देखें, अगर क्लास में ये उतने बच्चे बैठे हो ना, बच्चे काउंट सबको आते होंगे करना, मे भी हो सकता है मैं आइडेंटिफाई भी कर लूं कौन सा बच्चा कहां से है, बट क्वेश्चन इज व्हाई दे आर हियर। The reason is analysis का मतलब है reasons, कि if something is happening, what are the reasons। तो आपने उस एनालिसिस के, अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अब के बाद जो दुनिया के, अच्छा, किसी को स्टेक होल्डर वर्ड का पता है, स्टेक होल्डर हुआ, हर वो बंदा हर वो बंदा स्टेक होल्डर है जिसका बिजनेस में इंटरेस्ट है, या जिसका देयर इज अ चांसेस। फॉर एग्जांपल एक एसबीएम है ना, आप स्टूडेंट हमारे स्टेक होल्डर, हम एम्प्लॉइज एसबीएम के स्टेक होल्डर्स हैं। कस्टमर स्टेक होल्डर हो गया, इन्वेस्टर ऑनर स्टेक होल्डर है, बैंक ने लोन दिया वो स्टेक होल्डर है, टैक्स अथॉरिटीज स्टेक होल्डर है, जनरल पब्लिक इवन दे आर आल्सो स्टेक होल्डर, बिकॉज दे आर आल्सो इंटरेस्टेड हमारी एक्टिविटीज की वजह से, मे बी वो अफेक्ट हो जाए, हमारी एक्टिविटी से मे बी वो अफेक्ट हो जाए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि इन लास्ट आई थिंक 2 years ago हम लोगों ने एक बारबेक्यू पार्टी पर अरेंज की बच्चों की, सही है। तो आप लाजमी है, म्यूजिक वगैरह सब कुछ था, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। और आपको पता है यहाँ लोकल अगर आपने कोई इवेंट करना है, तो आपको सीडीए को या पुलिस से कोई भी इवेंट करना है, आपने परमिशन लेनी होती है, ऐसा रूल, सिटी रूल्स होते हैं ये। तो कोई इस तरह का नहीं था। पता चला
कि 11 हो रहे थे या 10:30 का टाइम था, पुलिस की गाड़ी ऊपर पहुंच गई, मतलब नीचे पुलिस वाले ऊपर आगे छत पे क्यों आए? अब सामने वालों ने कंप्लेंट की है आपके यहाँ बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब है, कहने का मतलब ये है कि वो जो गाना नहीं था आंटी पुलिस बुला लेगी, वो वाला वहां पे अप्लाई हो गया। लेकिन दे आर ऑल्सो व्हाट, दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स ना, नाउ दे डू हैव इंटरेस्ट कि व्हाट आर द एक्टिविटीज वी आर परफॉर्मिंग। कहीं ना कहीं हमारे एक्शन की वजह से वो भी इम्पैक्ट हो गए। तो प्लीज आप अंडरस्टैंड करो इस। अच्छा, अब सवाल आपसे होना चाहिए कि सर ये एंड में ये क्यों बना रहे हो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्योंकि जो स्टेक होल्डर नहीं है वो जानना चाहते हैं कि एसबीआई कैसा परफॉर्म कर। टैक्स वाले जानना चाहते हैं कि क्या ये टैक्स सही दे रहे हैं नहीं दे रहे। गवर्नमेंट जानना चाहती है कहीं ये लॉज एंड रेगुलेशन ब्रीच तो नहीं कर रहे। एज ए एम्प्लॉय ना मैं जानना चाहता हूँ क्या सैलरीज मुझे टाइम पे मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उनकी कैश फ्लो पोजीशन। एज ए ऑनर ये देखनी चाहती है कि अर्निंग कितनी है, रिटेन अर्निंग कितनी है, चेंजेस इन इक्विटी। एज ए लोन प्रोवाइडर वो देखना चाहते हैं कि एसेट कितने हैं, लोन दें या ना दें, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये हमारा इन द एंड में अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन देने का ये प्रोसेस है। इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में दी जाती है? इंफॉर्मेशन हम किस फॉर्म में देते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फॉर्म। इंफॉर्मेशन देते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की फॉर्म। एग्री? अब मेरी बात गौर से सुनो। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर नंबर्स हैं, ये बात तो एग्री करोगे सारे? वो नंबर्स का रीजन क्या है उसके पीछे? क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बताती है कि पिछले साल रेवेन्यू 1000 था, इस साल 1500 तो क्यों है? आपको 2 सालों का रेवेन्यू दिखाती है कि पिछले साल 1000 था, इस साल 1500। पिछले साल करंट एसेट में इन्वेंट्री 5,000 की थी, इस साल 7,000 की। लेकिन क्या आपको इसके पीछे रीजन बताया जाता है? अब के बाद आप अकाउंटेंट्स का काम है एनालिसिस कि why gross profit has increased from 1,000 to 1,200, why the receivable has increased from up to 5,000 to 7,000, why the लोन की जो अमाउंट है या जो शेयर कैपिटल है वो क्यों इंक्रीज हुआ है। एनालिसिस, एनालिसिस को कहा जाता है इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट करना चीज को। नंबर्स है, नंबर्स की वैल्यू नहीं है। यूजर्स कहते हैं हमें नंबर से कुछ समझ नहीं आता। मतलब आप देखो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला है ना उसे तो नंबर समझ आ रहे हो, लेकिन मुझे बताओ बहुत सारे आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो, क्या सबके पास फाइनेंशियल नॉलेज है? कस्टमर के पास तो फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। उन्हें उन्हें वो जो नॉन फाइनेंशियल लोग हैं जिनका फाइनेंशियल से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, उन्हें तो आपके ये नंबर समझ ही नहीं आ रहे। तो इसलिए फिर दुनिया में क्या कॉन्सेप्ट आ रहे हैं? क्या ये क्लियर है? ओके। अब आप प्लीज जरा सारे अंडरस्टैंड करें। अब मैं आता हूं एफआर के पेपर। ये सारी चीजें एफआर के अंदर है। एफआर के अंदर ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई भी करना होगा, एफआर को रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्डिंग के अंदर डबल एंट्री तो है कि किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है। देखिए एक होता है रिकॉर्ड करना डबल एंट्री, डेबिट क्या होगा क्रेडिट क्या होगा, किस अमाउंट से होगा, किस अमाउंट से होगा। जैसे कि इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हम इंटेंजिबल या टेंजिबल जो प्रॉपर्टी टेंजिबल आइटम है उसको डिप्रिशिएट करके कैरी वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। मतलब कहने का ये कि रिकॉर्ड करना भी आएगा, फिर आपको लेजर्स भी आएंगे, पोस्ट करने वाला भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ इस लेजर का क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ट्रायल बैलेंस उस तरह नहीं आता, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड चीज है, ईयर एंड एडजस्टमेंट। ये सारा प्रोसेस आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर है। पूरा का पूरा ये जो मैंने अभी चीजें सिखाई है ना, ये सब कुछ आपके इस कोर्स का पार्ट है। सर अब प्लीज जरा सारे अंडरस्टैंड करना। अगर क्विकली लेट से हम अंडरस्टैंड करें, सबसे पहली चीज कोर्स का ओवरव्यू। आई थिंक बहुत सारे बच्चे FA1 पढ़ के आ रहे हैं। FA1 का अगला पेपर कौन सा था? FA2 के बाद F3 है, F3 के बाद FR है, FR से अगला पेपर अकाउंटिंग का कौन सा है? SBR। सर व्हाई आई एम सेइंग दिस FR इज अ एसेंशियल पेपर। अच्छा कितने ऐसे हैं जिनका ऑडिट का पेपर हो गया है? कोई ऐसा तो नहीं जिसका ऑडिट का पेपर बाहर था? ओके, अब जरा अंडरस्टैंड करना सारे। जिसकी अकाउंटिंग स्ट्रॉन्ग हो ना
हम यूं कहते हैं कि डबल ए पास करने से पहले आपको एफआर अटेंड करना चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं सुने, मेरी बात अंडरस्टैंड करो। ऑडिट के पेपर में सिखाया जाता है कि आपने इन स्टेटमेंट्स का ऑडिट कैसे करना। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किससे बनाई होगी? मैनेजमेंट किससे बनाई है? और कंपनी का ऑनर कौन है? शेयर होल्डर। ये डायरेक्टर्स ने स्टेटमेंट बनाई, शेयर होल्डर ने मुझे एज ए ऑडिटर इंडिपेंडेंट बंदा हायर किया। शेयर होल्डर ने मुझे हायर किया, मुझे कहा कि सर हमारे जो डायरेक्टर देखे, डायरेक्टर्स के ऊपर भी इंडिपेंडेंट रिव्यू होना चाहिए ना। अच्छा, आप में से ये बात तो आपको पता है, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट, कि कंपनी के ऑनर कौन है? शेयर होल्डर्स। सही है, अज्यूम कर लो यू गाइस आर शेयर होल्डर्स एंड दीज आर द डायरेक्टर्स। आपके पैसे पे कंपनी बनी, आपकी कंपनी चला कौन है? डायरेक्टर। तो एक बड़ा बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया दुनिया में, एजेंसी प्रॉब्लम, कि जो एजेंट्स है ना, जो डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने अपने इंटरेस्ट को तरजीह दी। उन्होंने शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के बजाय कंपनी लॉस में गई थी, अपने आप को सैलरीज देते थे, बोनसेस हाई देते थे। तो फिर दुनिया में बड़े बड़ी कंपनीज फ्लॉप हो गई। बड़े बड़े मेजर केसेस हैं, एनरॉन से लेके अमेरिका की कंपनी से लेके बड़े बड़े केसेस हैं, जहां पे एज ए सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड कंट्रोल की वजह से डायरेक्टर्स की बदनीयती कह लो या एजेंसी प्रॉब्लम कह लो, उनकी वजह से कंपनी तब इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने का दिया गया था। दुनिया में कॉन्सेप्ट आया ऑडिट, कि थर्ड पार्टी इनके बनाए हुए, डायरेक्टर के बनाए हुए अकाउंट्स को वेरीफाई करे। ऑडिट, इन अकाउंट्स का मैंने क्या करना है? ऑडिट। अब मुझे बताओ, एज ए अकाउंटेंट, अकाउंट्स किसने बनाए? डायरेक्टर्स ने। आप शेयर होल्डर्स हो, मैंने इसका ऑडिट करने आना है। जस्ट इमेजिन करो, ये सारी अकाउंटिंग है ना। अगर मुझे अकाउंटिंग ही नहीं आती तो बताओ क्या मैं ऑडिट कर सकता हूं? क्वेश्चन ये है, आई हैव टू वेरीफाई कि जो एसओएफपी में इन्वेंट्री लिखी हुई है, क्या ये इन्वेंट्री अकॉर्डिंग विद आईएस2 है? तो इसका मतलब पहले मुझे क्या आना चाहिए? आईएस2। क्या जो उन्होंने प्रोविजन बनाई हुई है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, वो अकॉर्डिंग टू आईएस37 है या नहीं? अगेन मुझे क्या आनी चाहिए? आईएस37 आना चाहिए अकाउंटिंग। तो एज ए ऑडिटर अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आपके लिए ऑडिट करना कोई मुश्किल बात नहीं। तो अगर आपको अकाउंटिंग पे ग्रिप होगी तो ऑडिट के पेपर आपके इजीली क्लियर हो जाते हैं। एफआर जितना स्ट्रांग होगा, डबल ए इवन F9 में भी हेल्प होगी। सेम गोज विद एफआर के बाद अगला पेपर एसबीआर है। एसबीआर अगर एफआर स्ट्रांग, ऑटोमेटिकली आपका एसबीआर स्ट्रांग होगा। क्यों? क्योंकि एसबीआर के पेपर के अंदर सारी एफआर की नॉलेज 30% न्यू एरिया, और एसबीआर स्ट्रांग होगा तो इससे अगला पेपर ट्रिपल ए एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस, वो आपका स्ट्रांग होगा। तो प्लीज आई रिपीट, रट्टा किसी ने नहीं लगाना। इसके अंदर बड़ी मजे की प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है, आप लोगों ने रटा नहीं करा। प्रॉपर वे में एक नॉलेज है जो हम डिलीवर करूंगा, मैं आपको प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, एप्लीकेशन सिखाऊंगा, रटना नहीं है मुझे। आपने ऐसे नॉलेज को एक्वायर करना है कि जब इंटरव्यूअर आपसे पूछे ना, तो आपके पास प्रॉपर कॉन्सेप्चुअल आंसर, ना कि कोई रोड लर्न बातें हो। आपको रीजन, आपको लॉजिक्स पता हो कि दुनिया में अगर कोई अकाउंटिंग डेवलप हुई है तो उसके पीछे रीजन क्या है। ओके, नाउ व्हाट आर द कोर्स एरिया, अगर हम कोर्स को ओवरव्यू करें तो देखो, सबसे पहले दुनिया में फ्रेमवर्क्स आए अकाउंटिंग के। अकाउंटिंग के कि जो अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट दुनिया में यूज होते हैं ना, उनको एक जगह लिख दिया, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फिर अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कैसे बनते हैं, एडवाइजरी काउंसिल क्या होती है, बोर्ड क्या होता है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया। तो एक तो असली है। सेकंड, हमारे पास सिंगल एंटिटी है, अकेली कंपनी के अकाउंट्स, जिसके अंदर अच्छे खासी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अब सुनो सर, सुनते जाना प्लीज, राइट 2 मिनट जरा साढ़े इधर फोकस करना। एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल आप अज्यूम कर लो तहजीब, तहजीब एक बेकरी हमारी कंपनी है अज्यूम। इस तहजीब बेकरी के पास मशीनें हैं प्रोडक्शन करने के लिए, टेंजिबल एसेट है, IAS16 अप्लाई होगा। फिर इसके बाद बहुत सारी इन्वेंट्री है रीसेल करने के लिए, IAS2 अप्लाई होगा। फिर इस तहजीब बेकरी में बहुत लाइसेंस गवर्नमेंट से लिए हुए मार्केट में ट्रेड करने के लिए,
लाइसेंस इंटेंजिबल है, IAS 38। फिर तहजीब रेवेन्यू अर्न कर रहा है ना, IFRS 15 अप्लाई होगा, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। फिर इस तहजीब के ऊपर अक्सर कुछ केसेस होते हैं जिसमें अनसर्टेनिटी होती है, प्रोविजन IS 37। फिर इस तहजीब कंपनी के ईयर एंड के बाद कुछ इवेंट्स हो रहे होंगे, IAS 10 इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। ये तो मैंने अभी गिने चुने स्टैंडर्ड आपको बताया जो आप अपनी प्रीवियस बेसिक्स F3 में पढ़ के आए। इसके अलावा तहजीब ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज, जमीनें लीज पे ली हुई हैं, IFRS 16। फिर इस तहजीब ने बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, IAS 20। तहजीब के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, IAS 20, IAS 40, सॉरी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, बहुत सारी IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। फिर इस तहजीब के पास बायोलॉजिकल एसेट्स, प्लांट्स और एनिमल्स की भी अकाउंटिंग होती है, प्लांट्स और एनिमल की भी अकाउंटिंग होती है, IAS 41। फिर तहजीब के पास किसी कंपनी के शेयर है, किसी को लोन लिया हुआ है, किसी से लोन लिया हुआ है, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कहने का यह है कि अच्छे खासे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। फिर आपके पास तीसरा मेजर एरिया है ग्रुप अकाउंट्स। Now, one of the most important, most favorite area of the examiner, current development भी दुनिया में इसमें है। आपको पता है दुनिया के अंदर अब कॉन्सेप्ट आ गया है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को एक्वायर करती है। अभी दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस अब सिंगल ऑपरेट नहीं करे, दे हैव मल्टीपल सब्सिडियरीज। मीन यूके, आप यूके तो चले छोड़े, दुबई के अंदर ऐसी ऐसी कंपनीज है जिनकी 300 सब्सिडियरीज है। इन पाकिस्तान हमारे पास ऐसी बहुत सारी ग्रुप कंपनीज हैं जिनकी अच्छी खासी सब सब्सिडियरीज हैं, सब्सिडियरी फिर सब सब्सिडियरी। तो ग्रुप अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं? एक होता है हर कंपनी के अपने अकाउंट्स, इकरा लिमिटेड के अपने अकाउंट, साद लिमिटेड के अपने, ताहा लिमिटेड के अपने, मेरे अकाउंट्स अपने। बट इन तीनों कंपनी को मैंने एक्वायर किया हुआ। तो जो मेरा ऑनर है ना, वो जानना चाहता है कि एज ए ग्रुप हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन तीन प्लस मेरे चार अकाउंट्स को मिला के कंसोलिडेट कर, ग्रुप अकाउंट्स, कंसोलिडेशन। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको क्या बताई कि अब के बाद अकाउंटिंग सिर्फ नहीं रही, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनानी। अब के बाद आपका ब्रॉडर काम है, विच इज कॉल्ड व्हाट, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। और लास्ट कुछ माइनर एरिया है जिसमें अर्निंग पर शेयर क्या है, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, सस्टेनेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इस तरह के कुछ अदर एरियाज है माइनस। अगर मैं पेपर की वेटेज की बात करूं तो सर ये जो टॉपिक 1 and 5 है, इट रिप्रेजेंट 10% ऑफ योर पेपर। कंसोलिडेशन रिप्रेजेंट अराउंड 25 to 30%। रेशियो एनालिसिस 20 to 22%। एंड दिस अकाउंट्स, जो अकाउंटिंग है ये आपके पास अराउंड 45% है, 45 to 50। 45 to 50 ये आपके पास एरियाज हैं जिनको हमें कवर करना है। देखो, अगर मैं इस डायग्राम पे वापस आता हूं, इधर देखो सारे, आपको इस कोर्स के अंदर, इस कोर्स के अंदर एग्जामिनर का पर्पस है, एग्जामिनर का इस कोर्स के अंदर, FR के अंदर पर्पस है यूजर्स को इंफॉर्मेशन देना। और आप यूजर्स को इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में देते हो, किस फॉर्म में देते हो? तो आपसे एक अकेली कंपनी के अकाउंट्स भी बनवाने हैं उसने, दो ग्रुप कंपनी, ग्रुप पेरेंट और सब्सिडी के अकाउंट्स भी बनवाने हैं, प्लस इन अकाउंट्स का आपसे क्या दिखवाना है। तो देखें कितना मजे का कोर्स डिजाइन है। एक अकेली कंपनी का अकाउंट्स, अकेली कंपनी के अकाउंट्स कैसे बनाए जाते हैं, ग्रुप अकाउंट्स के कैसे अकाउंट बनाए जाते हैं, और एंड में इन अकाउंट्स का लाजमी है। अब सुनो जरा, लाजमी है जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, कॉन्सेप्ट फ्रेमवर्क। अकाउंट्स बनाते वक्त
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हेल्प लेते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते कैसे हैं, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। एग्री? इस एनालिसिस के अंदर एक तो रेशियो एनालिसिस है, दूसरा हम बताते हैं कंपनी ने पर शेयर कितना अर्न किया, ईपीएस। तो बड़ा मजे का एक प्रॉपर कोर्स डेवलप है जिसमें आप प्रॉपर सीखोगे कि भाई अकाउंटिंग होती क्या है। क्या यहां तक चीजें क्लियर है? ओके, अब जरा बात प्लीज अंडरस्टैंड करना सारे। सर, अब अगर मैं वापस आऊं इस पे, अब सिचुएशन ये है कि आपके पास पेपर पैटर्न क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर व्हाट इज अ पेपर पैटर्न? आई थिंक पेपर पैटर्न 3 सेक्शन है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का पहला पेपर है, तो मैं जरा डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ। 3 घंटे का पेपर है ये, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। रिमेंबर, टाइम मैनेजमेंट इज द की। टाइम मैनेजमेंट इज द की। इफ यू आर नॉट गोइंग टू मैनेज टाइम प्रॉपरली, तो आप इवेंचुअली पेपर आधा अटेम्प्ट करते हो, मीन में भी 80% अटेम्प्ट करते हो। तो आप खुद सोचो कि इटसेल्फ आपके चांसेस अपनी रिड्यूस, मीन आउट ऑफ 100 50 लेने थे, अब 80 में से 50 लेने। और इस बात की क्या गारंटी है, मतलब जहाँ 100 में से 50 लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसमें भी हम अपने आप पे डाउट कर रहे होते हैं, तो अब तो बड़ा और मुश्किल हो गया कहानी। अब तो मतलब बड़ा वो एक टाकरा बड़ा सख्त हो गया ना। तो सर टाइम मैनेजमेंट इज द की। नाउ द क्वेश्चन इज, सर हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज। डे वन से बता रहा हूँ, डे वन से, कि भाई कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, टाइम सेट करके प्रैक्टिस करो। 3 घंटे का पेपर है, इधर देखो हम, 3 घंटे का पेपर है, इसका मतलब है 180 मिनट्स। 180 मिनट्स। टोटल मार्क्स है 100। अगर मैं आपसे कहूं कि पर मार्क कितने मिनट्स आपको अलाउड है, पर मार्क आपको मिनट्स कितने अलाउड है, मिनट्स पर मार्क, तो सर 180 डिवाइड बाय 100 करोगे ना, तो आपके पास 1.8 आएगा। 1.8 मिनट्स पर मार्क आपके पास टाइम है। लेट्स से अगर आप 10 एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, कितने एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, तो 10 एमसीक्यू मल्टीप्लाई बाय 2 मार्क्स, कितने हो गए टोटल मार्क्स? 20। पर मार्क कितना टाइम है, तो 1.8 इंटू 20। मेक श्योर करें आप अपने पास 36 मिनट्स का टाइम रखें कि यार ये 10 एमसीक्यूज मैंने कितने, 36 मिनट। कोई और हल नहीं है इसका। अपने माइंड में डे वन से जब टाइम लॉक करोगे ना, तभी जाके इवेंचुअली आप इसमें से टाइम सेव भी करोगे। कोई और तरीका नहीं है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विद इन टाइम। ये अपने आप को आपने लाजमी करना है। हम बहुत ज्यादा इनिशियल डेज में इतने, यूं कह लो कि हम बहुत ढीले या सुस्त वे में ना काम करते हैं, कि हम इनिशियल डेज में जब तैयारी चल रही होती है ना, शुरू शुरू के बैचेस होते हैं, तो हम कहते हैं चलो यार कोई नहीं, कर रहे हैं 15 एमसीक्यूज 2 घंटे। अब मुझे बताओ, जब आपने डे वन से अपनी पेची नहीं सही से, तो इवेंचुअली आप आखिरी दिनों में कितने कोई माहिर बन जाओगे। तो ये चीज डे वन से कर। सर 3 घंटे का पेपर है, और आपको आई थिंक यू गाइस आर अवेयर कि इसका रिजल्ट अराउंड 40 डेज बाद आता है। फिर सेक्शन ए में 15 एमसीक्यूज हैं। 15 एमसीक्यूज कवर होल सिलेबस, मतलब कहीं से भी आ सकते हैं ये, किसी स्पेसिफिक टॉपिक से नहीं आएंगे, कहीं से भी आपको टेस्ट कर सकता है एग्जामिनर। कहीं से भी आपको एग्जामिनर टेस्ट कर सकता है, कवर होल एरिया यूं समझ लो। 15 एमसीक्यूज। फिर 3 ओटी केस होते हैं। ओटी केस का मतलब क्या है, इस 3 ओटी केस के अंदर हर ओटी की होता है 10 नंबर का। ईच ओटी केस वर्थ 10 मार्क्स। हर ओटीक्यू के अंदर फर्दर 5 एमसीक्यूज होते हैं। ईच ओटी केस कंटेन 5 एमसीक्यूज। तो देखा जाए तो 15 और एमसीक्यूज हैं। अगर आप सही से देखो ना, देखो इधर 15 दो दो नंबर के क्वेश्चन,
इधर एक सिनारियो दिया होगा जिसमें से आपने 5 2 2 नंबर के क्वेश्चन, उस तरह के 3 केस होंगे। तो देखा जाए तो वही बात हुई ना, इधर ये कि हर एमसीक्यू का अलग अलग डेट है, उधर सिनारियो दिया तो फिर 5 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। तो 3 हो गए ना ये, और 5 3 30 मार्क्स यहाँ पे, 30 मार्क्स यहाँ पे, 60 तो ये हो गए। इन 60 मार्क्स के लिए कोई एक्सेल नहीं चाहिए आपको। इन 60 मार्क्स के लिए आपको वही काम जो आप अपने FA1 से करते आ रहे हो, रफ शीट्स, F3 से जो काम करके आ रहे हो, रफ शीट चाहिए। एग्जामिनर से रफ शीट लेनी है, 60 मार्क्स के लिए कैलकुलेटर यूज करना है, पेन यूज करना है और माउस यूज करना है, कीबोर्ड यूज करके फिल इन द ब्लैंक्स में आंसर लिखने हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में नहीं होते, कैलकुलेटर। ड्रैग एंड ड्रॉप के क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यूज होंगे, विच टू ऑफ द फॉलोइंग होंगे, मैथ्स वाले होंगे क्वेश्चन, मैच करना होगा मे भी, इस तरह के एमसीक्यूज। तो 60 नंबर तो ये होंगे भाई। 60 नंबर तो वही है जिसमें मैं और आप अच्छे खासे प्रिपेयर होते हैं, ये तो हमारी स्ट्रेंथ है ना। क्योंकि ऑलमोस्ट जो भी है, आप ACC में से जो भी है, ऑलमोस्ट आप 7 पेपर दे के आए हो, 700 MCQs, मतलब 700 मार्क्स के MCQs। फिर सर सेक्शन सी में दो 20 नंबर के CRQs होते हैं, दो CRQs। CRQ स्टैंड फॉर कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। एक हर क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, ईच CRQ वर्थ 20 मार्क्स। दो CRQs होते हैं। इसके लिए अब आपको चाहिए होगा एक्सेल और वर्ड पे थोड़ी सी ग्रिप चाहिए। बाय वर्ड एग्जामिनर का पर्पस है, जो आपने रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जाके जो काम करना है ना, वो आपसे पहले इन पेपर्स के जरिए करवा। आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे ना, तो आपका जूनियर या आपका जो सीनियर होगा, वो आपको कहेगा यार ये अकाउंट्स बने हुए हैं, जरा इनको फाइनल करके ना प्रेजेंट करो एक्सेल में। या आपसे कहा जाएगा कि अकाउंट्स बने हुए हैं, इनकी रिपोर्ट बना के तो एनालिसिस करके, रियल लाइफ का काम। रियल लाइफ में आपका सीनियर आपको कहेगा 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन ट्रेनिंग देने के बाद, वो आपको कहेगा कि यार ये जरा एक क्लाइंट है, हमने उसके ना अकाउंट्स बनाने हैं, तो आप बनाओ। तो जो वो रियल लाइफ का काम नहीं है, वो आपसे इन इस 40 मार्क्स का पर्पज ये है कि जो रियल काम आपने रियल लाइफ में करना है, उसका थोड़ा बहुत टच, 0.00001%, थोड़ा बहुत टच आपको पहले ही रिपोर्ट्स बनवाना। तो अब होता क्या है, इन दो CRQs में से एक क्वेश्चन कंफर्म एनालिसिस का होता है, एक क्वेश्चन होता है, एक CRQ कंफर्म होता है, एग्जामिनर की तरफ से कंफर्म्ड है, होगा रेशियो एनालिसिस से, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से। एक क्वेश्चन होगा रेशियो एनालिसिस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस। आपको 6 7 नंबर के रेशियोज कैलकुलेट करने होंगे, 13 नंबर उनका एनालिसिस करना होगा कि ग्रॉस प्रॉफिट 10 से 15 क्यों हुआ, इनकी गेयरिंग 50% थी, 70 क्यों हुई, हो सकता है लोन और लिया हो। तो आपने एनालिसिस करना होगा, आपको दो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दी होगी, रेशियोज कैलकुलेट करोगे एंड यू आर गोइंग टू एनालिसिस। इसके लिए आपको वर्ड दी होगी, इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड, इसके लिए आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो आई रिपीट, ये वाला जो रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन होगा, इसके लिए आपको तो आपने अपना आंसर लिखना है, वो वर्ड शीट पे लिखना है। इसके लिए बहुत मैटर करता है कि योर टाइपिंग। अब टाइपिंग टाइपिंग के लिए मैं आपको एक आज के दिन दे रहा हूं, एक टिप दे रहा हूं या एक एडवाइस दे रहा हूं कि भाई ये काम आपने लाजमी करना है। फायदा भी होगा, पूरा इसी से फायदा होगा, रियल लाइफ में फायदा होगा। अच्छा, आप में से कोई ऐसा है जिसको प्रॉपर वे में टाइपिंग आती है? नो, इट्स नॉट अबाउट कि एक नंबर इधर है एक नंबर इधर है, आई एम सेइंग कि प्रॉपर नंबर्स के साथ, मीन प्रॉपर फॉर एग्जांपल फिंगर्स को यूज करते हुए। कोई ऐसा है कोई? ओके, जिसको प्रॉपर देखें। एक होता है कि फॉर एग्जांपल आप इसमें गेमिंग वाले होते हैं ना लोग,
वो ऑलरेडी इतने आदी होते हैं कि उनमें से एक दो, ये जो दो फिंगर्स होती है ना, इनको यूज करने में। आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग कि आप प्रॉपर वे में, जो एक टाइपिंग के प्रॉपर टेक्निक होती है। तो सर इसके लिए आप सबने आज अपना typing.com पे अकाउंट बनाना है। typing.com पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, स्टूडेंट अकाउंट। सर दुआएं दोगे, आज से 1-2 साल बाद, 3 साल बाद, जब आपका सीनियर आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा होगा ना टाइपिंग पे, किसी और की बेइज्जती कर रहा होगा, तब आप कहोगे कि यार सर संजय ने अच्छा मशवरा दिया था। सही है। typing.com पे अपना अकाउंट लाजमी बनाओ। और अच्छा, आप typing.com पे बहुत सारे बच्चे अकाउंट बनाते हैं। अब वही बात है, आदत हम पाकिस्तानियों की जाती नहीं है, वो स्किल सिखा रहा है अपने तरीके से, फिर भी हमने अपनी एफिशिएंसी जो करनी, मतलब उसका पर्पज होता है कि उसके हिसाब से सीखना, कि कौन सी फिंगर को एस पे रखना है, कौन सी फिंगर को ए पे रखना है, किस वे से सीखना है। उसमें भी मतलब सर मेरी एफिशिएंसी देखें बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है, मतलब उसमें भी वो हीरो बन रहे होते हैं। तो भाई अगर वो काम करना है तो फिर सीखो ही मत। आपने ये typing.com पे सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। पहले वो आपसे सारी फिंगर सेट करवाएगा। ये अराउंड पता है टोटल कितने आवर्स की प्रैक्टिस है? टोटल ये 15 आवर्स की, या मे बी 15 बहुत ज्यादा है, 10 आवर्स की प्रैक्टिस की। लेकिन इसको टुकड़ों टुकड़ों में, एक दिन 30 मिनट आपने प्रैक्टिस की, तब ये सीखा कि यार कौन सी फिंगर किधर। सेकेंडली आपने फिर वर्ड्स टाइप करना सीखा, तो वो आपके एक रिदम बनाएगा बड़ा मजे का, फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट अकाउंट typing.com। इससे टाइपिंग इंप्रूव होगी। F7 का पेपर, आगे जितने पेपर्स हैं, पी सीरीज के पेपर 100 मार्क्स लिखने वाले होते हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि आपको टाइपिंग ना आने की वजह से कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। तो अगर आपको टाइपिंग आती होगी तो इटसेल्फ आप कॉन्फिडेंट फील। मैं एक चीज बता दूं, एसीसीए में फेलियर का रीजन कंटेंट नहीं है। एसीसीए में फेलियर का रीजन कोर्स नहीं है, कंटेंट नहीं। इट्स ऑल अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स। सर व्हाट डू यू मीन बाय अदर एस्पेक्ट्स? Student does not have a proper technical knowledge. How to deal with anxiety, how to deal with depression, how to deal with, let's say for example, जो साइकोलॉजिकल माइंड गेम्स होती है ना एग्जामिनर की, उसके साथ कैसे खेलना है। हाउ टू डील विद टेक्निकल थिंग्स, टेक्निकल कामों पे आईटी के स्किल्स नहीं है, बेसिक बेसिक आईटी के स्किल्स नहीं है। मतलब पेपर में बहुत सारे बच्चों को आईटी स्किल्स से इशू हो जाता है, मतलब यही नहीं पता होता कि जो बेसिक स्किल्स। फिर बहुत सारे बच्चों को टाइपिंग नहीं आती, तो ये जो बाकी फैक्टर्स नहीं है। अच्छा, फिर बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती उस पेपर की, कि उस पेपर के अंदर कौन सा एरिया कहाँ टेस्ट होना है। रट रहे होते हैं कोर्सेज, रटा नहीं है। तो भाई एक सीआरपी वहां से होता है जिसमें आपने रेशियो कैलकुलेट करने एंड यू हैव टू राइट, यू हैव टू एनालाइज। 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसके लिए आपकी टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। आज से ऑनवर्ड आप सब typing.com पे अपना अकाउंट बनाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा फायदा होगा, बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप सीनियर्स इतनी बेइज्जती करते हैं ना, अगर सीनियर फॉर्म में एंटर हुए हो और आपने अपनी सीवी में लिखा हुआ है वेरी गुड स्किल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड एक्सेल, और डे वन पे आपको कोई टास्क दे दिया है, हकीकत बता रहा हूं मैं, स्टोरी सुनी हुई स्टोरीज बता, कि फिर वो जो सीनियर होते हैं ना, वो तो इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को ऐसा फिर वो आपको बेइज्जत करते हैं ना, फिर वहां पे आपको वाकई फील होता है कि यार मैं इसी से करके आया हूँ, यही कहते हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करो कि एसी से पास करने के बावजूद भी आपको इस बात पे सुनने को मिले। सेकंड सेकंड सीआरक्यू आता है भाई, या तो एक अकेली कंपनी के अकाउंट्स बनाने होंगे, या आपको एक सिंगल एंटिटी के अकाउंट्स बनाने होंगे, या फिर ग्रुप अकाउंट से। अब ये एग्जामिनर की चॉइस है, ये एग्जामिनर की अपनी चॉइस, कि वो आपको ये क्वेश्चन कहां से देता है। एक है कि सिंगल कंपनी के अकाउंट्स, एक अकेली कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसकी प्रॉफिट एंड लॉस बना लो, 5 नंबर की चेंजेस इन इक्विटी बना लो। एक अकेली कंपनी है, 12 नंबर की एसओपी बना लो, 8 नंबर की प्रॉफिट एंड लॉस बना लो। एक अकेली कंपनी है, मे बी 13 नंबर की प्रॉफिट एंड लॉस हो, 7 नंबर की चेंजेस इन इक्विटी। एक अकेली कंपनी के काम। दूसरा क्वेश्चन, अगर अकेली कंपनी का आपको नहीं आया क्वेश्चन, तो हो सकता है फिर दूसरा क्वेश्चन हो ग्रुप अकाउंट, कि शायद कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना।
ग्रुप अकाउंट्स। क्या ये क्लियर है? ओके सर, आई थिंक वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग द पेपर पैटर्न। 15 एमसीक्यूज, 3 ओटी केसेस होंगे। सेक्शन ए और बी कोर्स के किसी भी एरिया से आ सकता है, लेकिन जो सेक्शन बी है ना, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ओटी यूज होते हैं। दो सीआर यूज होंगे, एक रेशियो एनालिसिस से, दूसरा आपको या ग्रुप अकाउंट से या सिंगल एंटिटी के अकाउंट से। एग्री? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फर्दर जाने से पहले, एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। मैं रिसोर्सेज पे आ रहा था, लेकिन उससे पहले मैं आपको जरा एक बार ना पेपर का ना ओवरव्यू दिखा देता हूँ। एक स्पेसिफिक रिसोर्स है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। बैक इन 2022 में, 22 के एंड में एसीसी ने, या 23 के स्टार्ट में ये लॉन्च किया था, हमारे टाइम नहीं था ये। 2022 में लॉन्च किया था कि बहुत सारे बच्चे एक्सेल पे और वर्ड पे प्रैक्टिस करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल है। ऑल्दो एसीसी की एक्सेल और वर्ड में थोड़ा फर्क है, कुछ चीजें वहां पे लिमिटेड है। तो एसीसी ने कहा कि बच्चों को जब माइक्रोसॉफ्ट और वर्ड पे प्रैक्टिस करके पेपर में जाते हैं ना, तो उन्हें समझ ही नहीं आता, इंटरफेस ही नहीं आता। तो क्यों ना हम अपना प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म लॉन्च करके बच्चों की सारी प्रैक्टिस इसी पे करवाएं। अब क्या है, नंबर वन, आपने गूगल पे लिखना है टीबी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म एसीसी, पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है, सही है? पहले वाले लिंक पे क्लिक करके ये आएगा लॉग इन टू प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। इस पे जाओगे, लॉग इन में आप अपनी डिटेल पुट करोगे। अच्छा, अब सारे देखें। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये देखें, ऊपर होम है, मार्क, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, 4 टैब बने हुए हैं। ऑन द कैटलॉग साइड, अगर आप राइट साइड पे देखेंगे तो आपके कैटलॉग, कैटलॉग में सारे एसीसी के पेपर हैं, फ्रॉम F5 टू ऑनवर्ड। F5 टू ऑनवर्ड जितने भी एसीसी के पेपर्स हैं, इस पे यहाँ का सारा, यहाँ पे इनका डेटा पड़ा हुआ है। हर पेपर के 3 रिसोर्सेज हैं। एक होता है पास्ट एग्जाम, एक होते हैं प्रैक्टिस एग्जाम, और एक होते हैं स्पेसिमेन एग्जाम। 3 तरह के एग्जाम पड़े होंगे आप हर पेपर के। एक पास्ट एग्जाम एसीसी के, दूसरे कुछ प्रैक्टिस एग्जाम जो एसीसी के नहीं है, बीपीपी वगैरह के, उन्होंने प्रैक्टिस एग्जाम। और तीसरा रिसोर्स पड़ा है स्पेसिमेन एग्जाम। जैसे कि एफआर के पेपर पे अगर हम जाएं, ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर है। इस पेपर के सामने आपको एक नजर आ रहा होगा एसीसी के ऑफिशियल रिसोर्सेज, एक है ब्लैंक वर्क स्पेस। ब्लैंक वर्क स्पेस का मतलब खाली वर्क स्पेस है, वर्ड और एक्सेल है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो इधर नहीं पड़ा हुआ, आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो अपने आप को ब्लैंक वर्क स्पेस असाइन करोगे और उस पर काम करोगे। एसीसी के ऑफिशियल रिसोर्स पे जब आप क्लिक करोगे तो देखो 3 तरह के आपको नजर आ रहे हैं, पास्ट एग्जाम, प्रैक्टिस एग्जाम एंड स्पेसिमेन। 3 तरह के रिसोर्सेज आपको नजर आ रहे हैं। अब मैं वैसे ही एहतियातन आपको दिखाने के लिए प्रैक्टिस एग्जाम ओपन कर रहा हूं, कोई भी प्रैक्टिस एग्जाम ओपन कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये असाइन स्टार्ट कर लिया, लेट से ये एफआर प्रैक्टिस एग्जाम 1। अब ये यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे देखें शो हो गया, ये देखें यहाँ पे शो हो गया, ये रहा। अब अगर हम प्रैक्टिस एग्जाम 1 की बात करें, जैसे ये देखें एफआर प्रैक्टिस एग्जाम 1 मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये रहा, स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब ये पेपर भी इसी तरह ही होता है, आपका जो पेपर होगा वो इसी इसी पैटर्न पे होता है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर होती हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन होंगी, सही है, जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह। ये आपका एसीसी का सॉफ्टवेयर है, जो पेपर है, इंस्ट्रक्शन होंगी, जनरल इंस्ट्रक्शन होंगी। इसके लिए आपके पास 10 मिनट्स होते हैं पेपर के अलावा। पेपर के लिए 3 घंटे, इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के लिए 10 मिनट। पढ़े या ना पढ़े, सब तो यूं 10 मिनट है, वो काउंट नहीं होते पेपर के उसमें। पेपर के 3 घंटे अलग है। अब ये सब कुछ जब आपने कर लिया, तो अब आपका पेपर, ये एग्जाम समरी आगे ये आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी। ये देखें, ये अब आपका पेपर यस स्टार्ट होने लगा है। ये पहला एमसीक्यू है। इसमें ये कि टाइम वगैरह नहीं चल रहा, जो पेपर एक्चुअल पेपर होता है
उसमें टाइम चल रहा होता है, परसेंटेज चल रही होती है, किस क्वेश्चन पे हो, ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह सब कुछ। ये सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ लिमिटेशन है जो मैंने आपको बताई, ये वाली लिमिटेशन। डन हो गया। अब ये 15 MCQs होंगे इस तरह के। इसमें आपको जैसे एक MCQs अभी नजर आ रहा है, कौन सा इनमें से चार में से एक ये देखो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला मैथ वाला है, कौन सी सब्सिडरी है कौन सी नहीं है। फिर एक जैसे डबल एंट्रीज भी। तो एक चीज याद रखना, जब तक आपने स्क्रीन को कंप्लीट व्यू नहीं किया वो नेक्स्ट पे नहीं जाएगा। जब तक आप स्क्रीन को कंप्लीट व्यू नहीं करोगे बार बार ये शो करेगा। ये बहुत इश्यूज आते हैं पेपर में बच्चों को कि स्क्रीन को आपने एक बार कंप्लीटली व्यू करना होता है। ये देखें क्या कह रहा है, यू हैव नॉट येट व्यू द एंटायर स्क्रीन, प्लीज यूज ऑल द स्क्रोल बार्स एंड आर ओपन एनी ऑन स्क्रीन एग्जिबिट्स। तो ये देखें, मैं इसको कंप्लीट देख लिया, अब नेक्स्ट पे चला जाऊंगा। फिर इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, ये देखो। फिल इन द ब्लैंक्स में कभी भी कॉमा नहीं पुट करना होता। अगर आंसर इज 80,000 तो हम पाकिस्तानियों की आदत है यूं लिखने की। वैसे तो वो खुद है इनपुट खुद मैच ही नहीं कर रहा फॉर्मेट से, लेकिन पेपर में समटाइम अगर मैच कर जाए तो आपने 80,000 इस तरह लिखा। फिर ये देखें ड्रैग एंड ड्रॉप भी होगा, आपने इनमें से बताना होगा। ये देखें इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा, या मे भी आपने बताना होगा इज इट पॉलिसी और रेट्रोस्पेक्टिवली आपने इसको, ये देखें ये ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। इसको यहां से उठा के ये देखें इसको मैच ये करना होता है यूं। इसके अंदर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप देखें ये चीजें पेपर में बहुत तंग करती हैं, इनकी वजह से टाइम जाया हो रहा होता है। तो अगर आप इस तरह की चीजें प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करके गए होगे, पेपर में इश्यूज नहीं आएंगे। ये 15 MCQs इस तरह के होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे इस तरह के। ये आपके सामने है, 15 क्वेश्चन इस तरह के होंगे। 15 क्वेश्चन के बाद अगर हम बात करें, आपका सेक्शन बी शुरू हो जाएगा। ये इतना डेटा है, ये इतना अच्छा। स्क्रीन को आप इसकी साइज को, विड्थ को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। ये हमारे पास डेटा है, इसमें से हमने 5 MCQ सॉल्व करने हैं। पहला MCQ, दूसरा MCQ, तीसरा MCQ। याद रखना कंपनी का नाम, ए कंपनी है, याद रखना। तो ये 5 MCQ जब कंप्लीट होंगे तो आपका दूसरा OTK शुरू हो जाएगा। बार बार वो स्क्रीन का कहेगा आपको कि स्क्रीन अगर आपने कंप्लीटली व्यू ना की हुई तो। अभी भी देखें कह रहे हो। अब ये देखें, वो 5 खत्म हो गए, दूसरा OTQ शुरू हो गया, वो दूसरा शुरू हो गया। तो इस तरह के 3 OT केसेस होंगे। तो इन 3 OT केसेस से आप निकलोगे, क्वेश्चन नंबर 31 अब आपका 2 CRQs होंगे। इन 60 नंबर के लिए आपको कोई वर्ड कोई एक्सेल नहीं चाहिए, कैलकुलेटर और अपनी। हाँ क्वेश्चन 31 ये देखें, ये होगा। अब आपने 20 नंबर के लिए यहाँ पे ये वर्ड दिया हुआ है, एक्सेल है सॉरी, कोई एक कंपनी के अकाउंट्स बनाने हैं, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दिए हुए हैं। इस सारे डेटा को यूज करके आपने ये 3 रिक्वायरमेंट फिल करनी है। 5 नंबर में कोई एडजस्टमेंट करनी है, 12 नंबर के लिए फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है, 3 नंबर की कोई कैलकुलेशन है। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रेजेंट करना है आपने। लास्ट क्वेश्चन आपके पास साथ होगा रेशियो एनालिसिस का, वो ये रहा। 4 नंबर के कोई रेशियोज कैलकुलेट करने हैं, 7 आपने कमेंट करना है, 8 नंबर की कोई कमेंट करना है वो भी। इसके लिए आपको वर्ड दिया होगा, ये देखो, इसके लिए आपको वर्ड दिया हुआ है। क्या ये क्लियर है? ओके। अब अगर हम वापस आए अपनी बात पे, तो सर क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे हमें। एसीसीए का अपना स्टडी हब है। अब के बाद एसीसीए का रिसोर्स इज द इंपॉर्टेंट। बीपीपी और कैप्लन की सिर्फ मैं प्रैक्टिस किट लिख रहा हूं, सिर्फ बीपीपी और कैप्लन किट आपने इनकी यूज करनी है फॉर प्रैक्टिस पर्पस। क्लास नोट्स, स्टडी हब क्या है? एक अगेन रिसोर्स है, गूगल पे आप लिखोगे स्टडी हब। स्टडी हब पे एसीसीए के जितने भी पेपर्स हैं, उन पेपर्स के एसीसीए का अपना कंटेंट है, अपनी एग्जामिनिंग टीम का। अगेन सबसे पहले आपने इसको लॉगिन करना है,
सबसे पहले डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो, माई एसीसी के अकाउंट से भी डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। आज आपका पेपर है, A to Z इस पे सारा एसीसीए का अपना मटेरियल अवेलेबल है, जिसके अंदर आपके पास ये देखें साइड पे 5 चीजें आपको नजर आ रही होंगी। चैप्टर्स है, फ्लैश कार्ड्स है, समरी, मतलब फ्लैश कार्ड्स में कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग्स वगैरह, क्विजेज है, प्रैक्टिस है, 4 सेक्शंस है। आपने अपने रिसोर्सेज में प्रायोरिटी देनी है किसको? स्टडी। आपको इससे रीड भी करना है, इससे प्रैक्टिस भी करनी है। बीपीपी किट है, कैप्लन किट है, क्लास नोट्स, टेक्निकल आर्टिकल्स, ये जो है ना, ये एरिया आपने पेपर से 2 वीक्स पहले स्टार्ट करना है। जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं ये 1 वीक पहले, इन चीजों को अभी नहीं छेड़ना। प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म साथ साथ लेके चलना है। दीज आर द रिसोर्सेज जिनको मैं और आप यूज कर रहे होंगे। एग्री? सर सारी बातें डिस्कस हो गई, पेपर पैटर्न समझ आ गया, 15 MCQs, 3 OT केसेस, 2 20 नंबर के क्वेश्चन। कोर्स कंटेंट समझ आ गया, अकाउंटिंग क्या होती है समझ आ गया, रिसोर्सेज क्या यूज करेंगे समझ आ गया। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई आपने कोई भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट करना है ना, देयर आर सर्टन कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द क्लास। यू हैव टू मेक श्योर कि एक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। मीन अकाउंटेंट्स की लाइफ में ना कोड ऑफ कंडक्ट्स आर वेरी एसेंशियल। आपने गलती से भी अगर कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच कर लिया, कॉन्सिक्वेंसेज आर वेरी सीरियस। मैं आपको एसीसीए का बता रहा हूँ, एसीसीए का, कि एसीसीए में अगर आपने कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच कर लिया तो आपके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। और अगर उसमें प्रूव हो गया तो सम टाइम फाइन्स होते हैं, सम टाइम इवन अगर कोई सिवियर तरह का कोई आपने क्राइम किया है, ब्रीच किया है, तो आपकी बॉडी आपको डिस्क्वालीफाई कर देती है। तो क्लास के कंडक्ट क्या है? नंबर 1, एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक चीज हमेशा याद रखना, लर्न चीजें की जाती है इंटरेस्ट के साथ। अगर आप लोग खुद डेड होगे ना, पार्टिसिपेशन नहीं होगी, तो आपको चीजें मुश्किल लगेंगी। मैं आपको जस्ट 1 वीक का आपको चैलेंज दे रहा हूं, या 1 वीक का आपको डेयर दे रहा हूं, या 1 वीक का आपकी सजेशन दे रहा हूं। 1 वीक आप क्लास में चीजों में पार्टिसिपेट करो, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसे चीजें आप सीख रहे होगे ना। वो जो डर होता है ना कि सर मुझे चीजें समझ नहीं आ रही, वन ऑफ द मेजर रीजन इज पीपल डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, डज नॉट पार्टिसिपेट, they just try to listen. Listening is a key, but again if you are getting something, try to involve, अपने आप को आप इन्वॉल्व करें। मैं कहता हूं लर्निंग इंटरेस्टिंग होगी, लर्निंग आपको मजा आएगा, आपको समझ आएगा हो क्या रहा है। क्लास में बैठे हो, सोच कहीं और है। अगेन हम पाकिस्तानी एशियन स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा मसला है, क्लास में आने के साथ ना 15 मसले और साथ लेके आते हैं, कि यार आज इसने ये येलो कलर क्यों पहना हुआ है। इस क्लास में ऐसी ऐसी थॉट्स चल रही होती हैं। यार मैं घर जाके ना, आज सोच रहा हूँ घर जाके ना इंस्टा पे ना वो वाली पिक्चर पोस्ट करूंगा। अलग ही मसले इनके चल रहे होते हैं जिंदगी में। बाबर आजम ने सेंचुरी क्यों नहीं बनाई? मतलब अलग अलग मसले मसाइल। भाई तुम 1.5 घंटा क्लास लेने आए हो, प्लीज अपने पे मेहरबानी कर लो। तुम्हारे पास दिन के 22.5 घंटे बड़े हैं, उसमें तुम्हें जो सोचना है सोच लेना। इस 1.5 घंटे के अंदर ना प्लीज क्लास में मुझे दे देना। दूसरा, क्लास की टाइमिंग्स प्रॉपरली फॉलो करनी है। इस वीक हमारी क्लास 9:30 to 11 है, मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारा कमिंग वीक है उससे 10 से 11:30, मतलब आधा घंटे आगे चली जाएगी। टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। सर बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं कि जो लेट कमर्स हैं उन पे हम फाइन चार्ज करते हैं से, एंड इस बार स्पेसिफिकली सही एग्रेसिव वे में, प्रॉपर वे में फाइन चार्ज होगा, नो रिलैक्सेशन अकाउंट। यू हैव टू मेक श्योर वो फाइन आप ही इवेंचुअली यूज होगा। जो भी अमाउंट हमारे पास कंट्रीब्यूट होगी, एक्सेल फाइल में हम उसका अकाउंट मेंटेन करते हैं। सही है, जितने लेजर्स बनाते हैं, अगर कोई रिसीवेबल पेएबल है, कैश का टी अकाउंट भी बनता है। सही है, तो जितने भी आपके पास है ना, यार पिछला वाला अभी कर लेंगे यूज, ज्यादातर तो हमारा यूज हुआ है, जितने भी बच्चे बैठे हैं ज्यादातर यूज हुआ है। पिछले वाले में हम मे भी उस तरह आई थिंक क्रैश कोर्सेज वगैरह में बिजी हो गए थे। फिर आप लोगों के इरादे भी ऐसे ऐसे होते हैं ना, कि सर कहीं बाहर लेके जाएं। सही है, अलग अलग एक होता है, लेकिन चलें वो कर लेंगे हम। सेकेंडली, 5 मिनट का ग्रेस पीरियड होगा सर। पंक्चुअलिटी इज द की, ये बात याद रखना। मैं आपको अभी जो रिजल्ट आएगा ना, इंशाल्लाह 17 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, मैं आपका उसके साथ ना आपके साथ एक एनालिसिस शेयर करूंगा 17 जनवरी।
पिछली अटेम्प्ट में जितने बच्चे अपियर हुए ना, मैं आपको एक चीज हाईलाइट करके दिखाऊंगा, फेलियर सिर्फ उन बच्चों का होगा जो कि इररेगुलर थे, जो कि पंक्चुअल नहीं थे, सिर्फ उनका फेलियर होगा। बहुत कम लोग होते हैं, इवन आप क्लास में नहीं भी सीख रहे हो, ऐसी मैंने 10 एग्जांपल सेट की हैं, क्लास में नहीं भी चीजें सीख रहे, यू आर फॉलोइंग द क्लास डेकोरम, आप आ रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, क्लास में चीजें कहीं ना कहीं आ रहे हो रेगुलर। एक बच्ची, पिछली बार मैं बता चुका हूं ये बात, एक बच्ची जो फेल अज्यूम करी थी अपने आप को, बहुत डेट, मतलब वो श्योर थी कि सर पेपर फेल है, मैं दोबारा पढ़ूंगी, बट इट वाज जस्ट के अल्लाह की तरफ से एक निजाम है कि वो क्लास में टाइम पे आती थी, एफर्ट्स करी थी, मेहनत करी थी, 51 पे पास हो गया। एंड ऑन द राउंड वे अदर अगर बात करूं, एक बच्चा जिसके FA2 में 98, एक बच्चा जिसके F3 में 96, SBR के पेपर में ही आर शी वॉज नॉट रेगुलर, ही आर शी वॉज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपरली, फेल पेपर नहीं हुआ, बट SBR के पेपर में जो उसकी एक्सपेक्टेशन, जो उसके नंबर्स आने चाहिए वो 80 प्लस होने चाहिए थी, बट शी गॉट 53 मार्क्स एंड शी वॉज फुल टाइम स्टूडेंट। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि इट इज ऑल अबाउट कि इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू आर पंक्चुअल, इफ यू आर रेगुलर, यू आर फॉलोइंग द प्रोसेस, रिजल्ट्स आपके फेवर में होगा, ये बात याद रखो। फिर डिस्ट्रप्शन अवॉइड करनी है क्लास में। आई हेट यू, अगर कोई भी मोबाइल फोन यूज करेगा, आई एम गोइंग टू सिंपली उसको क्लास से बाहर भेज दूंगा। मैंने क्या बोला, 1.5 घंटे में प्लीज अपने जितने भी, जो मीन फॉर एग्जांपल फैमिली को आपने सपोर्ट करना है, यहाँ पे बैठ के, सही है। अगर कोई किसी ने कोई अपनी लेट से जो है ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में छोटी अम्मी को, या किसी ने कोई इस तरह की क्लास में बैठ के कोई अपने वो रील देखनी है या मीम्स देखनी है, तो क्लास से बाहर जाके देख सकता है। मैं आपको कह रहा हूँ क्लास डेकोरम पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आई रिपीट, अगर आप अभी 30 बच्चे बैठे हो, तो 30 में से 29 पढ़ रहे हैं और एक बच्चा डिस्टर्ब क्रिएट कर रहा है, तो मैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूँ, सही है। एक्टिव ग्रुप डिस्कशन, कोई भी क्वेश्चंस वगैरह है, आपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में डिस्कशन करनी है, से स्टडी रिलेटेड जो भी डिस्कशन होंगे, जो भी पॉइंट्स होंगे ग्रुप में। और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखें, आई पर्सनली बिलीव कि टीचिंग के अंदर ना, अब ये टीचिंग सिर्फ क्लासरूम टीचिंग नहीं है, इस टीचिंग के अंदर मैं आपको व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट आंसर्स करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सब्र रखना होता है, इस चीज का खास ख्याल रखना, सही है। थोड़ा सा प्लीज सब्र रखना, मैं आप भी इंपॉर्टेंस आपको ही, क्योंकि मेरे कैरियर में टीचिंग ही है और कोई काम नहीं है, मुझे टीचिंग ही है, हकीकत बता रहा हूँ। तो मैंने आपके ही जवाब देने होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपने, जवाब दूंगा, A to Z चीजें सारी कम्युनिकेट करूंगा, और एंड वाले दिनों में तो मैं खुद बहुत एक्टिव होता हूँ, जो इनिशियल डेज होंगे उसमें भी आंसर करूंगा। इट्स जस्ट कि थोड़ा सा आपने एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करना है। इट्स नॉट के, लेट्स से फॉर एग्जांपल, बहुत सारे बच्चे हमारे पाकिस्तानी बच्चे, अगेन वही बात है, इस्लामाबाद के बच्चे स्पेसिफिकली, एक मैसेज किया सर ग्रुप में ना, किट भेज दें या बुक भेज दें, एक मैसेज किया, सही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने नहीं देखा, पहले पहले क्या होगा, साथ ही क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, चलें, क्वेश्चन मार्क तक समझ आ गई, बर्दाश्त भी कर लिया, साथ ही एक मैसेज आएगा, सर सीन तो कर लें, सही है, चलें, ये भी बता, साथ ही दे कॉल, या फिर वॉइस नोट। अब मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ यार, वॉइस नोट के बजाय आप क्वेश्चन चीजें लिख के भेजा करो, क्योंकि समटाइम बंदा कहाँ बैठा हुआ होता है ना, वॉइस नोट नहीं सुन सकता, ऑल दो मैसेज देखा हुआ हो ना, तो उसका आप फौरन जवाब दे सकते। और दूसरा, सब्र रखना, मैं बहुत प्रॉपर वे में आपको कम्युनिकेट करूंगा, ये मेरे एंड पे आप छोड़ना है, बस थोड़ा सा आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है, सही है। एंड फर्दर, डू यू एनी क्वेश्चन एंड लेट्स से क्वेरीज वगैरह, अगर आपकी कोई है रिगार्डिंग दिस पेपर। आज 16 तारीख है, से आज 16 तारीख है, हमारा जो पेपर होगा वो मार्च में, मार्च में हमारा पेपर, मार्च के अराउंड, ये देखें 4 तारीख को, 4 मार्च को, आज 16 है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आज हमारे 16 दिसंबर है, 4 मार्च 2025 पे आपका पेपर एग्जाम डे है। तो अराउंड हुई है, अगर हम सही से इसको काउंट करें, तो जनवरी 2 महीने, 16 फेब तक हमारा कोर्स कंप्लीट, 16 फेब तक विद कोर्स विद प्रैक्टिस हम चीजें कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारे 2-3 दिन का एक क्रैश कोर्स होता है, फिर मॉक एग्जाम्स होते हैं। तो A to Z चीज है, प्रॉपर वे में आपके साथ कोर्स चलेगा, सब कुछ आपको मजा आएगा।
सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज होती है बुक योर एग्जाम। बहुत सारे बच्चे जिनका अगर कोई पेपर रहता है तो मे भी वो अपना एग्जाम बुक ना कर सक रहे होगी, क्योंकि अभी एक पेपर देना होगा, अकाउंट कन्वर्ट होगा तो। लेकिन जिनका अकाउंट कन्वर्ट हुआ हुआ है, पहला काम यही है कि भाई पाउंड्स, जो भी पे अमाउंट है उसको पेपर बुक कर। डाउट मत करना। ये जो आगे ना 15 दिन 20 दिन 25 दिन बाद सबसे बड़ा इशू आता है इस्लामाबाद की मार्केट में सीट्स का। तो पहला काम यही है अपना पेपर बुक करना, और इस पेपर के लिए आपने किसी को पे नहीं करना, अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए या डेबिट कार्ड के जरिए अपने अकाउंट से पे करना। सेकेंडली 16 दिसंबर है, हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, विद प्रैक्टिस आपका चलती रहेंगी, रेगुलर क्लास अगेन। क्लास मिस करनी नहीं है, मैंने पंक्चुअलिटी इज द की। अगर किसी की कोई क्लास मिस वगैरह होगी तो ही या शी इज गोइंग टू प्रॉपरली कम्युनिकेट, प्रॉपरली एक मैसेज छोड़ देंगे कि सर दिस इज द रीजन, इसकी वजह से मैं आज नहीं आ सकता। विदाउट कम्युनिकेशन आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगेन बता रहा हूं, जितनी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी उतना आपका फायदा है। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द की। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूं कि अपने साइड से गलतियां मत किया करो, सामने वाले को बोलने का मौका ही ना दो। ये रियल लाइफ बता रहा हूँ, रियल लाइफ बता रहा हूँ कि भाई बहुत सारे बच्चे रियल मार्केट में प्रॉब्लम इसलिए फेस करते हैं बिकॉज दे आर नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेट। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि सर को मैंने बताऊंगा तो सर क्या कहेंगे, या बताऊं या ना बताऊं। अभी बताना या ना बताने से अच्छा है, मतलब ये चीजें सोचने से अच्छा है कम्युनिकेट। ज्यादा से ज्यादा उस टाइम डांट भी पड़ गई तो एज ए टीचर आई हैव दिस टाइप ऑफ अथॉरिटी एंड इट्स माय राइट एज वेल। सही है, तो क्योंकि ये चीजें देखें आपके फायदे की। तो सर कोई और क्वेश्चन, कोई और किसी का। और एक और पेपर ये बहुत मजे का है, एनालिसिस वाला जो एरिया है ना, ये आपके जिन जो बच्चे भी ओबीयू के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ओबीयू में भी आपने कंपनी के रिपोर्ट बनानी होती है, रिसर्च करनी होती है, एनालिसिस करनी। तो अपने एनालिसिस स्किल्स इंप्रूव करना। और कोई डिस्कशन रिगार्डिंग किसी का भी कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। उसी तरह का है, बस उस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली किसी या किसी फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक एरिया की, इसके अंदर एज अ होल कंपनी देख रहे हो। उसके अंदर आपकी वर्डिंग थोड़ी सी इनफॉर्मल भी चलेगी। इसके अंदर आपका पर्पस ओवरऑल स्टेक होल्डर्स होता है, उसमें मेनली पर्पस मैनेजमेंट, ऑल दो मिलता जुलता है। लिखना है फॉर एग्जाम्पल जैसे जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया पिछले साल 10 साल, इस साल 15 हो, आपने रीजन लिखना है, दिस ग्रॉस प्रॉफिट हैज इंक्रीज बिकॉज कंपनी हैज इंक्रीज देयर सेलिंग। कैलकुलेशन तो ऊपर कर ली, नाउ यू हैव टू रीजन इंटरप्रेट। जी, ये ऑनलाइन वालों किसी का क्वेश्चन था? जी हमजा, थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम सर। जी जी बताएं। सर ये पेपर की रजिस्ट्रेशन कब तक करानी होती है, यानी इसमें सर लास्ट आप डेट कौन सा पेपर होता है? रजिस्ट्रेशन की डेट अराउंड एक वीक आई थिंक इन्होंने मे बी, वो आपको बता दूंगा सब कुछ। बस आप ठीक अपना है सर। पेपर फॉरन पास करें, जो भी आपके एफडी के पेपर रहते हैं फॉरन पास करें। जितने जल्दी एफडी ठीक के है सर। पेपर पास होंगे उतना इफेक्टिवली आप F7 पे फोकस कर सकोगे। ठीक है सर, थैंक यू। डन हो गया। चलें, कल होती है मुलाकात 9:35 पे, 5 मिनट्स ग्रेस पीरियड है, 9:35 पे मुलाकात होती है। वो जो शीट जिसके पास भी ना वो मुझे दे दे प्लीज, उसमें मैंने ऑनलाइन वाले बच्चों के नाम लिखने हैं। रात को ही होगी, भी जाओ। मतलब इधर हो तो हो बैठे हो, लेकिन रात को मतलब शाकिब